नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हॉरर डायरी पर। आज की कहानी है भूतिया घर की। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी एक वास्तविक अनुभव पर आधारित है जिसे हमें एक व्यक्ति ने अपनी जुबानी बताया है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कृपया अपने घरों की लाइट्स बंद कर लें और हेडफोन पहन लें ताकि आप इस भयानक अनुभव का पूरा आनंद ले सकें। और हाँ, अगर आप अकेले हैं तो सावधान रहें क्योंकि यह कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। आगे की कहानी अमन वर्मा की जुबानी। मेरा नाम अमन वर्मा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। ये कहानी मुझे आज तक परेशान करती है। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो वे सब चेहरे मुझे याद आ जाते हैं। वे आवाजें, वह घर। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में रहने के बाद मुझे और मेरी पत्नी अदिति को मुंबई के पास पालघर में एक घर मिला था। हमारे साथ हमारी 5 साल की बेटी रिया भी थी। मुझे वहां एक नई कंपनी में अच्छी नौकरी मिली थी और हमें एक पुराना कोठी मिला जो हमारे बजट में था। यह कोठी पालघर में मनोर रोड पर स्थित था और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह समुद्र से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। घर का मालिक रघु सेठ एक बुजुर्ग आदमी था जिसने हमें बताया कि वह इस घर को किराए पर देना चाहता है क्योंकि उसके बच्चे विदेश में रहते हैं और वह अब अकेला रह नहीं सकता। उसने किराया भी बहुत कम रखा था जो कि मुंबई जैसे शहर के लिए अजीब था। मैंने पूछताछ की तो उसने बताया कि पिछले किराएदार रात में शोर होने की शिकायत करके अचानक घर छोड़ गए थे, लेकिन रघु सेठ ने इसे पुराने पेड़ों के कारण होने वाली आवाजों से जोड़ दिया। हमें घर अच्छा लगा क्योंकि यह विशाल था। 3 बेडरूम, एक बड़ा लिविंग रूम और एक बड़ा बगीचा। रिया को बगीचे में खेलने की जगह मिल गई थी और अदिति को रसोई बहुत पसंद आई थी। हम फरवरी 2023 में वहां शिफ्ट हो गए। पहले कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छा था। हम अपने नए घर में सेटल हो रहे थे और मैं अपनी नौकरी में व्यस्त था, लेकिन चौथे दिन से ही अजीब चीजें होने लगीं। पहली बार रिया ने हमें बताया कि उसने बगीचे में एक बूढ़ी आंटी को देखा है जो उसे बुला रही थी। हमने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि वह किसी पड़ोसी को देख रही होगी। लेकिन उसी रात जब हम सो रहे थे, हमने रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज सुनी। मैं डरते डरते नीचे गया, सोचकर कि शायद कोई चोर घुस आया हो, लेकिन रसोई में कोई नहीं था। सिर्फ कुछ प्लेट्स फर्श पर गिरी हुई थीं। मैंने सोचा कि शायद वे ठीक से नहीं रखी गई थीं। अगले दिन अदिति ने मुझे बताया कि उसने रात में एक अजीब सपना देखा था जिसमें एक बुजुर्ग महिला उसके बिस्तर के पास खड़ी थी और कह रही थी, यह मेरा घर है, तुम यहां नहीं रह सकते। मैंने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था और नए घर में ऐसे सपने आना आम बात है, पर तीसरे हफ्ते से चीजें और भी अजीब होने लगीं। हम अक्सर रात में गलियारे में कदमों की आवाजें सुनते, लेकिन जब भी चेक करते कोई नहीं होता था। कभी कभी हमें लगता कि कोई हमें देख रहा है, फिर भी कोई दिखाई नहीं देता था। फिर एक रात जब मैं देर से घर लौटा तो मैंने बगीचे में एक छाया देखी, एक महिला की आकृति जो घर की तरफ देख रही थी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन वह गायब हो गई। मैंने सोचा कि शायद मैं थका हुआ था और मुझे भ्रम हुआ होगा। लेकिन अगले दिन रिया फिर से उस बूढ़ी आंटी के बारे में बात करने लगी। इस बार उसने कहा कि वह आंटी उसके साथ खेलती थी और उसे बताती थी कि यह घर उसका है। अब मैं और अदिति थोड़ा परेशान होने लगे थे। हमने रिया से पूछा कि वह आंटी कैसी दिखती है, तो उसने कहा, वह बहुत बूढ़ी है, उसके बाल सफेद हैं और वह हमेशा नीले रंग की साड़ी पहनती है। मुझे अचानक याद आया कि रघु सेठ ने कभी अपनी पत्नी के बारे में बात नहीं की थी। मैंने पड़ोसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि रघु सेठ की पत्नी सुमिता की 2 साल पहले इसी घर में मृत्यु हो गई थी और हाँ, वह नीली साड़ी पहनना पसंद करती थी। ये जानकर मेरी रूह कांप गई।
मैंने अदिति को यह बात बताई और हम दोनों बहुत डर गए, लेकिन हमने सोचा कि शायद यह सिर्फ संयोग है। लेकिन अगली रात हमारे डर सच साबित हुए। रात के करीब 3 बजे हम एक चीख से जाग गए। वह रिया की आवाज थी। हम दौड़कर उसके कमरे में गए और वहां जो देखा वह देखकर हमारा खून जम गया। रिया अपने बिस्तर पर बैठी थी और एक कोने में इशारा कर रही थी। वहां कमरे के अंधेरे कोने में एक महिला की आकृति खड़ी थी। एक बुजुर्ग महिला नीली साड़ी में, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। अदिति ने लाइट जलाई और वह आकृति गायब हो गई, लेकिन रिया बुरी तरह से डरी हुई थी। उसने कहा, बूढ़ी आंटी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। वह कहती हैं कि यह उनका घर है और वह चाहती हैं कि हम यहां से चले जाएं। उस रात के बाद चीजें और भी बदतर होने लगीं। हर रात कुछ ना कुछ अजीब होता। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती। कई बार हमें लगता कि कोई हमारे साथ घर में है, हमें देख रहा है। मैंने रघु सेठ से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह टाल मटोल करने लगा। आखिरकार मैंने उससे सीधे पूछा कि क्या इस घर में कुछ अजीब है। उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब मैंने उसे रिया के अनुभवों के बारे में बताया तो वह चुप हो गया। फिर उसने मुझे सच्चाई बताई। उसकी पत्नी सुमिता की मौत आत्महत्या से हुई थी। वह घर की छत से कूद गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह इस घर को कभी नहीं छोड़ेंगी और यह हमेशा उनका घर रहेगा। रघु सेठ ने बताया कि पिछले किराएदारों ने भी ऐसी ही अजीब घटनाओं की शिकायत की थी। विशेष रूप से उनके बच्चों ने एक बूढ़ी औरत को देखने की बात कही थी। मुझे समझ आ गया कि हम एक भूतिया घर में रह रहे थे और जो कुछ हम अनुभव कर रहे थे वह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन मैंने एक पुजारी को बुलाया और उनसे घर में पूजा करवाई। पुजारी ने हमें बताया कि सुमिता की आत्मा अशांत है और वह इस घर को अपना मानती है। उन्होंने हमें सलाह दी कि हम इस घर को जल्द से जल्द छोड़ दें, लेकिन मेरे पास इतनी जल्दी दूसरा घर खोजने का कोई विकल्प नहीं था। हमने सोचा कि पूजा के बाद शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं कितना गलत था। पूजा के बाद की रात जब हम सो रहे थे, मुझे एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे चेहरे को छू रहा हो। मैं जाग गया और देखा वहीं वह थी, सुमिता मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, यह मेरा घर है, तुम यहां नहीं रह सकते। फिर वह गायब हो गई। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा और अदिति भी जाग गई। मैंने उसे बताया कि क्या हुआ और उसने मुझे बताया कि उसने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। अगले दिन सुबह हम रिया को अपने कमरे में नहीं पा सके। हम पूरे घर में उसे खोजते रहे और आखिरकार हमें वह छत पर मिली, वहीं जहां से सुमिता ने छलांग लगाई थी। रिया किनारे के बहुत करीब खड़ी थी और जब हमने उससे पूछा कि वह वहां क्या कर रही है, तो उसने कहा, बूढ़ी आंटी मुझे बता रही थी कि यहां से कैसे उड़ते हैं। वह क्षण मेरे जीवन का सबसे डरावना क्षण था। मैंने तुरंत रिया को वहां से हटाया और फैसला किया कि हम उसी दिन घर छोड़ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने अपना सामान पैक किया और निकलने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही हम जाने लगे, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और पूरे घर में एक अजीब आवाज गूंजने लगी, एक औरत का रोना। हम जल्दी से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी में बैठने वाले थे, मैंने खिड़की से देखा सुमिता हमारे घर की बालकनी में खड़ी थी। वह नीली साड़ी में थी और वह हमें देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, भले ही उस दिन कोई हवा नहीं चल रही थी। हम तुरंत वहां से भाग गए और एक होटल में रुके। अगले दिन मैंने
रघु सेठ को फोन करके बताया कि हम वापस नहीं आएंगे और हमें हमारा डिपॉजिट वापस चाहिए। रघु सेठ ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वह जानता था कि यह होगा। उसने बताया कि उसकी पत्नी जीवन भर उस घर से प्यार करती थी और मरने के बाद भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने हमें हमारा डिपॉजिट वापस कर दिया और कहा कि वह घर को फिर से किराए पर नहीं देगा। एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि रघु सेठ ने आत्महत्या कर ली है, उसी छत से कूदकर जहां से उसकी पत्नी कूदी थी। पड़ोसियों ने बताया कि उसकी मृत्यु से पहले उन्होंने उसे एक महिला के साथ बात करते हुए देखा था, हालांकि वहां कोई नहीं था। और अब आज तक वह घर मनोर रोड पर खाली पड़ा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात में वहां से रोने की आवाजें आती हैं और कभी कभी आप एक बुजुर्ग महिला को खिड़की से बाहर देखते हुए देख सकते हैं, नीली साड़ी में अपने घर की रक्षा करते हुए। मैंने कभी फिर पाल घर जाने की हिम्मत नहीं की और न ही मैं कभी एक पुराने घर में रहने का जोखिम उठाऊंगा, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि कुछ घरों से पिछले मालिक कभी नहीं जाते, भले ही वे इस दुनिया में न हो। दोस्तों, आज की कहानी भूतिया घर यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपके साथ भी कभी कोई भूतिया अनुभव हुआ है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमें बताएं कि आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। पिछली वीडियो में कमेंट करने वालों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं। अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रात में अकेले सोने से पहले अपने कमरे के कोनों को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। शुभ रात्रि दोस्तों।